अच्छा मालिक, जितने भी सीए सीएमए फाइनल वाले बच्चे हैं, आपके लिए अनदर चार्टर विजन आ चुका है। छोटू सा टॉपिक, टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये छोटू सा टॉपिक है और आपके असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के अंदर में आता है। यस और नो। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करूं तो इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट सिलेबस में है तो आपको करना तो पड़ेगा ही। यस नो राइट। तो जैसे आपने बचे हुए चार्टर विजन देखे हैं, बिल्कुल डीटी के अंदर में इसको भी देखिए और फटाफट खत्म कर लीजिए। यस, और हाँ अपने दोस्तों को भी सेंड कर दीजिएगा। इतने जल्दी ये चार्ट को कहीं और नहीं करवाया जा रहा है, तो इतने जल्दी क्विकली आपको एग्जाम से पहले अगर रिवीजन करना है तो ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे? ekattumacademy.com के ऊपर मिल जाएंगे, और हाँ हमारे जितने सेंटर पार्टनर्स हैं वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सो बेसिकली ये टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी किस बारे में है? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो इनकम है वैसे ही कंप्यूट की जाती है जैसे नॉर्मल तरीके से कंप्यूट होती है। हालांकि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स को एटीपी का एक स्पेसिफिक डिडक्शन मिलता है, राइट। तो इन दो तरीके के कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक स्पेसिफिक डिडक्शन मिलता है फ्रॉम द एक्टिविटी दे आर डूइंग। So ATP is available to cooperative society. However, deduction is not available to cooperative society other than, इनको छोड़ के किसी दूसरी कोऑपरेटिव को नहीं मिलेगी, इन दोनों को मिल जाएगी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इनको सेक्शन एटीपी का क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। अब डिडक्शन कितना है? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एक्टिविटीज के अंदर में एंगेज है तो 100% जितना भी प्रॉफिट वो इस एक्टिविटी से कमा रहे हैं उसका डिडक्शन मिल जाएगा। हमने क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इन एक्टिविटीज के अंदर में एंगेज है तो जितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इन एक्टिविटीज से, उनसे आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन सा? पहला, क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर। मान लीजिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट देती है अपने मेंबर्स को और उससे इंटरेस्ट अर्न करती है, पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। कॉटेज इंडस्ट्री को डिडक्शन मिल जाएगा। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर। अगर मेंबर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करते हैं, कोऑपरेटिव को देते हैं, कोऑपरेटिव देन इसको सेल करके प्रॉफिट जनरेट करती है, तो इसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा बीइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर। मान लीजिए अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी लेबर डिस्पोजल के अंदर में है, मतलब लेबर प्रोवाइड करवा करके दे रही है, इसमें कुछ इनकम जनरेट कर रही है, तो एग्जम्पशन मिलेगा, दैट इज डिडक्शन मिल जाएगा एटीपी के अंदर में। फिशिंग अलाइड एक्टिविटी में एंगेज है। प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर। मान लीजिए अगर मेंबर्स है, मेंबर्स ने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाया है विदाउट द एड ऑफ पावर, उसको प्रोसेस करके कोई इनकम जनरेट कर रही है, तो यस इनको डिडक्शन मिल जाएगा एटीपी में 100% का। परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, सीड्स, लाइफ स्टॉक एंड अदर आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू मेंबर्स। देखिए होता क्या है, अगर एक एक फार्मर ट्रैक्टर खरीदने जाएगा तो बहुत महंगा पड़ता है और निगोशिएशन हो नहीं पाता, तो ऐसे केस में कुछ 50-60 फार्मर्स मिलते हैं, कोऑपरेटिव को जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे निगोशिएट करिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? लेट्स से जॉन डियर के पास जाएगी, बोलेगी 50 क्या चाहिए? ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर एक्वायर कर लेगी एक डिस्काउंटेड प्राइस, कुछ प्रॉफिट कमीशन रखेगी और बचा हुआ किसको दे देगी? मेंबर्स को। यानी यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या जनरेट किया? इनकम जनरेट किया बाय सप्लाइंग द इंप्लीमेंट्स, बाय सप्लाइंग द लाइव स्टॉक्स, सीड्स। इसी तरीके से ये इनकम अगर आती है 100% अलाउड एज डिडक्शन। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा हो सकता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में क्या रखे? डिपॉजिट रखे। अगर इससे कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम जनरेट हो रही है, 100% अलाउड एज डिडक्शन। यस, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस। लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन या वेयर हाउस से कोई इनकम जनरेट हो रही है, अलाउड एज डिडक्शन। सप्लाई ऑफ मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल बाय प्राइमरी सोसाइटी टू फेडरल कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस इज अलाउड एज डिडक्शन। तो ये सारी एक्टिविटी से आने वाली इनकम का 100% डिडक्शन मिलता है। कितना परसेंट बोलो दोस्तों? 100% क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। अब इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से काम की चीज है, ध्यान से सुनिए। ये एक, अगर आपको याद रखना भी है तो, कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, इन्वेस्टमेंट इन अदर कोऑपरेटिव, लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन। ये वो चीजें हैं जिसको पास्ट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। जी हाँ, आप लोगों ने डेफिनेटली नहीं सुना होगा पर ये मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो अपार्ट फ्रॉम द अबव 1 लाख का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है व्हाइल कंप्यूटिंग देयर टोटल इनकम। और अगर ये अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होता है। तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है किसको बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ईदर 1 लाख और 50,000 का।
चलिए ये भी बात कर लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या होगा। हम सभी जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का नॉर्मल टैक्स रेट पहले 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 10% और बैलेंस पे 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरचार्ज भी देना होता है। अगर इनकम 1 to 10 करोड़ के ब्रैकेट में है तो 7%, और अगर इनकम 10 करोड़ के ऊपर है तो 12% का सरचार्ज देना होता है। एंड एचईसी तो एप्लीकेबल है ही। आप ये भी तो जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम भी है 115BAD और 115BAE, डिपेंडिंग अपॉन आर दे एंगेज नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग और इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो ये है इनके टैक्स रेट्स जो अवेलेबल है। इसके अलावा यहां लिख के रखिए दे कैन ऑप्ट फॉर 115BAD, 115BAE। चलिए आते हैं एक और सेक्शन पे जो स्पेशल प्रोविजन है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, सेक्शन 44DB। अब ये प्रोविजन क्या कहती है, मान लीजिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव के साथ अमलगमेट हो गई। अब अमलगमेशन हुई तो डेप्रिसिएशन जो होगा उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा। यस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिवीजन किस तरीके से होगा, वीआरएस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन किस तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 1/5 बेसिस पे मिलता है, वीआरएस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 1/5 बेसिस पे मिलता है। तो मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू हुई, 3 साल बाद अमलगमेट हो गई। अब 2 साल का डिडक्शन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो वो ओल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा या न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा, कैसे मिलेगा ये बताइए। देखिए बड़ा सिंपल है, सेक्शन 44DB कहता है कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो जो भी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 32 जो बात करता है डेप्रिसिएशन की, अंडर सेक्शन 35 जो बात करता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर की, सेक्शन 35DD जो बात करता है एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन की, या सेक्शन 35DDA की जो बात करता है वीआरएस की, राइट। इनका जो डिडक्शन है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब क्या होता है, सपोज कर लीजिए अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन ने 3 इयर्स रखा, अनबैलेंस 2 इयर्स किसने रखा, न्यू ऑर्गेनाइजेशन ने रखा, तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। एंड जो डेप्रिसिएशन है हैज टू बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट इज यूज्ड, है ना। तो नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाएगा करंट ईयर में भी, और जितना रीऑर्गेनाइजेशन के पहले का डेट है वो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद का डेट है, रीऑर्गेनाइजेशन या उसके बाद का डेट का बेनिफिट है वो न्यू को मिलेगा। सो द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस शैल बी अलाउड टू द प्रेडेसेसर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। यस, रादर अगर आप कन्वर्ट होते हैं बैंकिंग कंपनी में भी तो भी ये डिडक्शन आपको काय में मिलेगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट इज यूज्ड। डन। हालांकि इसको कभी भी आज तक के एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही नहीं पूछा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू दी अमलगमेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। अगर कोऑपरेटिव बैंक अमलगमेट करती है तो क्या लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, इस बात के ऊपर वही बेसिक प्रोविजन एप्लीकेबल है टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन से रिलेटेड। बस वही प्रोविजंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक अनदर कोऑपरेटिव बैंक के साथ अमलगमेट करती है एंड सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है एंड बिजनेस लॉसेस है उसे क्या किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। आइए जल्दी से कंडीशन पढ़ते हैं। सो द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई इफ द प्रेडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक, राइट, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस फॉर 3 और मोर ईयर्स। तो जो प्रेडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक है, राइट, इसको एटलीस्ट बिजनेस में 3 ईयर्स होने चाहिए, and held at least 75% of the book value of asset as on the date of reorganization and continuously for 2 years prior। और इन्होंने क्या करना चाहिए, जो भी फिक्स असेट है इसका एटलीस्ट 75% होल्ड करना चाहिए जो 2 साल पहले से है। तो 2 साल पहले जो असेट थे इसका एटलीस्ट 75% इन्होंने होल्ड करना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। तो प्रेडेसेसर जो है इसको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन नंबर 1 कि भैया ये बिजनेस में एटलीस्ट 3 साल से होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, 2 साल पहले जो असेट थे उसका एटलीस्ट 75% इन्होंने डेट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करना है। सक्सेसर को भी कुछ कंडीशन है। सक्सेसर की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, होल्ड एटलीस्ट 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट acquired through business reorganization continuously for a minimum period of 5 year। अब बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में जो असेट आएंगे वो असेट का 75% एटलीस्ट आपने 5 साल तक के होल्ड करना है। बी इन द बिजनेस फॉर एटलीस्ट 5 years, आपको इस बिजनेस के अंदर में एटलीस्ट 5 साल टिकना है। एंड एंश्योर दैट
ये जेन्युइन बिजनेस पर्पस के लिए किया गया हो। तो चलो, प्रेडेसेसर को दो कंडीशन क्या थी? प्रेडेसेसर की दो कंडीशन थी, एटलीस्ट बिजनेस में 3 साल से रहना है, 2 साल पहले जो असेट थे डेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे उसका एटलीस्ट 75% होना चाहिए। सक्सेसर जो है इसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? बिजनेस में 5 साल रहना है, जितने असेट लिए उसका 75% एटलीस्ट होल्ड करना है फॉर 5 इयर्स, और जेन्युइन बिजनेस पर्पस के लिए बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अक्यूमुलेटेड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएंगे। यस, the amount of accumulated loss and depreciation, if any allowed, shall be a resulting cooperative bank shall be the accumulated loss directly related to the undertaking। जितना भी unabsorbed depreciation और loss जो undertaking को directly related था वो पूरा का पूरा allow कर दिया जाएगा, and which bears to the same proportion, right, if such accumulated loss or depreciation is not directly related to the undertaking transfer। अगर जो undertaking transfer हुई है ये उससे directly related नहीं है तो जो proportionate है उतना आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्लियर है मालिक? तो यहां हमारा टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव वाला पार्ट भी खत्म होता है। मोस्ट प्रोबेबली आप इसमें क्या याद रखिए, अगर आपको याद रखना भी है तो, एक ये जो 100% डिडक्शन वाला पार्ट है और उसके नीचे जो आपका जनरल डिडक्शन है वो, राइट, ये 44 डीबी और 72 एबी अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर, तो यहां आपका टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट भी खत्म होता है। आप अपना पूरा ख्याल रखिए, तुरंत क्वेश्चन बैंक में एमआरपी में जाइए, वहां पे हमने इसके ऊपर क्वेश्चन रखे हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एंड गेट दिस पर्टिकुलर चैप्टर डन। यस, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विजन। बाय ऑल बच्चों।